साथियों नमस्कार। समास के क्रम में भाग 2। कर्मधारय समास। जिस समस्त का उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अर्थात पहले का पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पहचान के लिए विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो और के समान आदि आते हैं। यदि दोनों को विग्रह करोगे तो है जो मिलेगा और क्या मिलेगा, के समान मिलेगा। विग्रह और ये रहा समस्त पद। समस्त पद चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण, कमल के समान नयन, समस्त पद हुआ इसका कमल नयन। अब इसके बीच में के समान आया हुआ है, इसमें भी के समान आया है। महान है जो देव अर्थात महादेव, है जो विग्रह करने पर क्या मिला, है जो। महान है जो अर्थात महादेव, समस्त पद। मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, समस्त पद मृग नयन। तो इसमें भी के समान आया है विग्रह करने पर। अगला है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे विग्रह और समस्त पद। विग्रह दो पहरों का समूह, समस्त पद इसका है दोपहर। 7 दिनों का समूह, समस्त पद इसका सप्ताह। 3 रंगों का समूह तिरंगा, समस्त पद तिरंगा। 5वां है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जहां पर द्वंद्व पैदा हो जाए। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, एवं, या अथवा लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक अर्थात हाइफन का प्रयोग होता है। इसमें विग्रह नाक और कान, अब इसमें क्या आया है, और आया है। समस्त पद इसका है नाक कान, इसमें हाइफन लगा हुआ। छल और कपट, इसमें और विग्रह करने पर छल कपट। नर और नारी, नर नारी। नदी और नाले अर्थात नदी नाले, समस्त पद इसका है। छठा है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब जो दोनों पद हैं किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहां पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद अर्थात शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। समस्त पद और विग्रह। समस्त पद महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर। विषधर, विष को धारण करने वाला। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात 3 है जिसके नयन। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है, आइए देखते हैं। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण, एक पद
विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील गगन में नील अर्थात विशेषण विशेषता बता रहा है तथा गगन क्या है, विशेष्य है। जो नील है विशेषण है और जो गगन है विशेष है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है अर्थात कृष्ण। यहाँ चक्रधर कृष्ण संज्ञा का विशेषण है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास। लंबोदर मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, यहाँ पर क्या है, द्विगु समास। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। पंचवटी, पांच बटों का समाहार, द्विगु समास। पंचवटी पांच बटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु समास। दशानन 10 आनन अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। द्विगु समास, द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, द्विगु समास। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह, द्विगु समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, कर्मधारय समास। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय समास। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? संधि, संधि वर्णों का मेल है, संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। तो सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ कि एक जो है वह वर्णों का मेल है, एक शब्दों का मेल है। संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का मेल है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय संधि। राजा का पुत्र, राजपुत्र। संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। जब संधि को तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। समास निर्णय की समस्या। जब परीक्षक शब्द देते हैं और उसमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी से कहते हैं
परीक्षार्थी के लिए समास निर्णय की समस्या उठ खड़ी होती है। यही कारण है कि समास विशेष का निर्णय विग्रह से होता है। परिणामतः परीक्षार्थी शब्द का कोई भी विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे आगे दिए गए उदाहरणों से समझा जा सकता है। विद्याधन। विद्याधन का 6 तरह से विग्रह किया जा सकता है। 6 तरह से। विद्या से अर्थात के द्वारा अर्जित धन तृतीया तत्पुरुष, विद्या के लिए धन चतुर्थी तत्पुरुष, विद्या का धन षष्ठी तत्पुरुष, विद्या रूपी धन कर्मधारय, विद्या और धन द्वंद्व, विद्या और धन, विद्या है धन जिसका वह सरस्वती वह व्रीहि, सत्यव्रतः। सत्यव्रत का 4 तरह से विग्रह किया जा सकता है। सत्य का व्रत तत्पुरुष, सत्य ही व्रत कर्मधारय, सत्य और व्रत द्वंद्व, सत्य इसका व्रत है वह व्यक्ति अर्थात हरिश्चंद्र वह व्रीहि समास।